क्या भगवान कृष्ण असफल थे? क्या हनुमान जी भी असफल थे? अच्छा बताएं, भारत के 2 सबसे बड़े असफल लोग कौन थे? जरा सोचें। मैं कोई परीक्षा तो नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ। जरा सोच कर देखें। आइए अब विषय पर बात करते हैं। बड़ी असफलताएं बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं, जिनसे या तो मूल्यों की स्थापना होती है या मूल्य ही समाप्त हो जाते हैं। असफल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या खुद भगवान हो। आप और हम तो साधारण लोग हैं, और हम लोग जैसे साधारण लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों को भगवान कृष्ण या हनुमान जी का आशीर्वाद मिला तो हमारी विजय या हमारी सफलता कोई रोक नहीं सकता। पर सच क्या है? क्या इंसान की तरह भगवान भी असफल होते हैं? क्या यही सच है? बात समझें। भगवान कृष्ण शांति दूत थे। वे युद्ध नहीं, शांति चाहते थे। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था महाभारत युद्ध को रुकवा देना। किसी भी कीमत पर भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। इसी वजह से वे पांडवों का दूत बनकर के गए। कौरवों से समझौता करने के लिए सारे दांव पेंच का इस्तेमाल किया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण की बात को भी ध्यान में नहीं रखा। वे द्रौपदी चीरहरण जैसे कभी नहीं भूलने वाली दुखदाई बात को भी भूल गए। क्या इससे भी बड़ी कोई गलती हो सकती है? बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि कौरवों से समझौता करने के प्रयास में भगवान कृष्ण इतना ज्यादा झुक गए कि सिर्फ 5 गांव भी मिल जाए तब भी वे समझौता करने के लिए मान जाते। पर इतना सब के बावजूद भगवान कृष्ण पूरी तरह से असफल रहे। आप सबको याद है ना, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, देना है न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर अपने नाते रिश्ते और भाई बंधु पर तलवार नहीं उठाएंगे। पर हुआ क्या? 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण के इतना ज्यादा झुकने के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण की यह सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि महाभारत नहीं हो, पर इसमें भगवान कृष्ण पूरी तरह से असफल हुए। भगवान कृष्ण की इसी असफलता की वजह से महाभारत युद्ध हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी महाभारत युद्ध के कारण पूरी दुनिया को भगवान कृष्ण से गीता गिफ्ट के रूप में मिली। अगर महाभारत युद्ध नहीं हुआ होता तो आज पूरी दुनिया को गीता गिफ्ट के रूप में नहीं मिली होती। आज इसी गीता की शपथ हम लोग न्यायालय में लेते हैं, और इसी गीता के आधार पर भारत में धार्मिक मूल्यों की स्थापना भी हुई। बात सिर्फ भगवान कृष्ण की नहीं है, भगवान राम जी को भी समझें। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपकी पत्नी का कभी अपहरण हुआ? अगर नहीं तो आप इस दुख को कभी समझ नहीं सकते। पर भगवान राम जी की पत्नी का अपहरण हुआ।
भगवान राम जी की पत्नी को रावण चुरा कर ले गया। यह कितने दुख की बात है। अब राम जी ने हनुमान जी को माता सीता जी को खोजने के लिए भेजा। माता सीता जी को हनुमान जी ने खोज भी लिया। हनुमान जी ने विभीषण जी को पटा भी लिया, पर हनुमान जी का असली काम तो रावण को समझाना था, जिससे लंका युद्ध, जिससे राम रावण युद्ध ही रुक जाता। रावण को समझाने का वही असली काम करने में हनुमान जी पूरी तरह से असफल हो गए। इसी गुस्से में हनुमान जी ने लंका को भी जलाकर एक तरह से रावण को धमकी दे दिया, पर इसका रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। हनुमान जी को सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है, पर रावण के सामने उनकी बुद्धि कोई असर नहीं दिखा पाई। हनुमान जी की यही असफलता के कारण लंका युद्ध हुआ और पूरी दुनिया को इसी लंका युद्ध के कारण रामचरितमानस नाम का शास्त्र गिफ्ट के रूप में मिला। अगर राम रावण युद्ध नहीं हुआ होता तो हम सबको रामचरितमानस भी नहीं मिला होता, और तब हमारे देश में राम जी से मिले हुए मूल्यों की स्थापना भी नहीं हो पाती। लड़ाई कोई नहीं चाहता, लड़ाई कोई नहीं चाहता, युद्ध कोई नहीं चाहता, पर बुरे लोग हैं कि मानते नहीं, पर बुरे लोग हैं कि मानते नहीं। रावण नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना। रावण और दुर्योधन जैसों का तो वध ही करना पड़ता है। रावण और दुर्योधन जैसों की तो हत्या ही करनी पड़ती है। जब तक आप रावण और दुर्योधन को मारेंगे नहीं, तब तक कोई उपाय है नहीं। लाचारी है भाई, लाचारी है भाई। बुराई का तो नाश करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अब आप फैसला करें, क्या मेरी बात गलत है? अब आप फैसला करें, क्या मेरी बात गलत है? आज बिहार में भी बुराई का घड़ा भर चुका है। आज बिहार में भी बुराई का घड़ा भर चुका है। इस पाप के घड़े को, बिहार में इस पाप के घड़े को कौन फोड़ेगा? बिहार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बिहार के छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलना होगा। अगर बिहार के लोग जाग गए तो जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा एक पल में ही छू मंतर हो जाता है, अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है, उसी तरह एक पल में ही चमत्कार भी हो सकता है। भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सब एक ही मिनट में गायब हो सकते हैं, लेकिन यह सब बिना युद्ध के संभव नहीं। लेकिन यह सब बिना युद्ध के संभव नहीं। युद्ध तो लड़ना ही होगा। आप बात समझें, राजतंत्र में युद्ध तीर और तलवार से लड़ा जाता था, पर लोकतंत्र में युद्ध विचार से, प्रचार से, संगठन से और चुनाव में वोट से लड़ा जाता है। लोकतंत्र के युद्ध का नाम चुनाव है, जिसमें जनता वोट से अपना फैसला सुनाती है। रावण ने तो माता सीता का अपहरण किया था और दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन आज के लोकतंत्र में बेटियों बहनों से बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद हत्या भी हो जाती है, पर लोकतंत्र में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड एक सरकारी व्यवस्था थी। वहाँ कई सालों से लगातार बलात्कार होता रहा। यह एक तरह से कस्टोडियल रेप का मामला है, पर सरकार को जितना करना चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया। इसलिए अब बिहार की राजनीतिक व्यवस्था बदले बिना कोई समाधान है ही नहीं। लेकिन सवाल है कि यह व्यवस्था, यह बदलाव की लड़ाई लड़ेगा कौन? मुझे लगता है यह लड़ाई तो जनता को ही लड़नी चाहिए। यह लड़ाई तो कॉलेज के छात्रों को ही लड़नी चाहिए। मैं पूछता हूँ,
क्या कॉलेज के छात्रों का जीवन नरक के समान नहीं है? पढ़ाई महंगी है, सब कुछ में डोनेशन या घूस देना पड़ता है, हॉस्टल ठीक है नहीं, नौकरी है नहीं, चारों ओर बेरोजगारी की भरमार है। तब लड़ाई पढ़ने वाले छात्र छात्राएं नहीं लड़ेंगे तो क्या कोई विदेशी आकर इस लड़ाई को लड़ेगा? छात्र छात्राओं, मजदूरों, किसानों, इन सबको तो यह लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी ना। इन सबको तो यह लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी ना। आप सब अगर कान में रुई डालकर अपने अपने घरों में बंद रहेंगे तब लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? इस तरह तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आप तो जानते हैं ना, लोकतंत्र लोगों से और लोगों की बनी हुई सरकार है। और जब किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र छात्राएं अपने अपने घरों में बंद होकर यह सोचते रहेंगे कि सब काम सरकार करे और आप अपने घरों में आराम से रहें, तब तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन? बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो जाए और सभी बिहारी छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर तमाशा देखते रहें, यह तो ठीक नहीं। इसीलिए अब इंतज़ार मत करें, बल्कि तुरंत ही इंतज़ाम में लग जाएं और चुनाव में अपने वोट की ताकत से सरकारी व्यवस्था को बदल दें। अगर अब भी आप अपने अपने घरों से नहीं निकलते तो मैं हर छात्र छात्राओं, हर महिला, हर किसान, हर मजदूर से यह पूछने का इतना हक और अधिकार तो रखता ही हूँ ना कि आज मैं आप सबों से पूछूं कि जिन्हें नाज है बिहार पर वो कहाँ हैं? जिन्हें नाज है बिहार पर वो कहाँ हैं? आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।